Welcome to the most interesting chapter of business studies, that is financial markets. ये 5 to 7 मार्क्स की वेटेज है बोर्ड एग्जामिनेशन में और हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज बहुत सारे करियर एवेन्यूज यहीं से ही ओपन होते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फाइनेंशियल मार्केट्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हाउस होल्ड्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो जो सेविंग्स करते हैं बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वहाँ से उनको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. दूसरी तरफ हमारे जो बिजनेस यूनिट्स हैं, उनको जब पैसों की ज़रूरत होती है, बिजनेस फाइनेंस चाहिए होता है, तो वो बैंक के पास लोन लेने जाते हैं. वहाँ पर बैंक जो है वो 15 to 20% का रेट चार्ज करता है. ये जो गैप है 4% से लेके 15% का, ये बैंक की अर्निंग हो जाती है. तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स का, ये कहता है कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द प्रोडक्टिव वेन्यूज ऑफ इंडस्ट्री, कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही क्या है कि एक तरीके से फंड्स जो हैं वो हाउस होल्ड से दूसरे बिजनेस एवेन्यूज में लगते हैं. तो फंक्शंस बेसिकली इसके क्या है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस. सेकेंड, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी. जो डिमांड है वो बिजनेस यूनिट्स करती हैं और सप्लाई जो है वो हमारी इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड्स करते हैं. नेक्स्ट, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स. फोर्थ, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. बेसिकली दो तरीके की फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं. फर्स्ट इज मनी मार्केट, सेकेंड इज कैपिटल मार्केट्स. जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करती है. एग्जाम्पल्स हैं ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, कमर्शियल बिल एक्सेट्रा. जो हमारी कैपिटल मार्केट्स हैं बेसिकली ये दो तरीके की हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट में बेसिकली न्यू शेयर्स होते हैं, उनकी ट्रेडिंग होती है. और जो हमारी सेकेंडरी मार्केट होती है वहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर्स जो हैं वो ट्रेड होते हैं. बेसिकली ये कंट्रोल होती है सेबी से. सेबी मीन्स टू से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. और जो हमारी मनी मार्केट है वो रेगुलेट होती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से. तो हम डिटेल में इन दोनों ही मार्केट्स के बारे में स्टडी करने वाले. फर्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट मनी मार्केट्स. तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करती हैं, लिक्विडिटी रहती है, पीरियड ऑफ मेच्योरिटी जो है वो अप टू 1 ईयर रहता है, अनसिक्योर्ड है, लो रिस्क है, हाईली लिक्विड है. इसका मतलब ये पॉसिबली टाइम है कि ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है. तो इट्स अ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी. सो नो फिजिकल लोकेशन होती है. बेसिकली अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट्स. तो पहला जो हम स्टडी करेंगे वो है ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स क्या है? जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो आरबीआई क्या करता है? ट्रेजरी बिल्स को इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी देते हैं, दैट आर मिनिमल, कम इंटरेस्ट होता है जो देते हैं. इशू जो है वो डिस्काउंट पे करते हैं, रिडीम्ड यानी कि जो रीपेमेंट है वो किस पर होगी? पार पर होगी, यानी फेस वैल्यू पे. अगर 100 का ट्रेजरी बिल है तो 70 पर उसको इशू कर दिया और रिडीम उसको 100 पे कर दिया. ठीक है. ये नेगोशिएबल होता है यानी फ्रीली ट्रांसफरेबल है और इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं. नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है कमर्शियल पेपर. इट सेज शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है. ये एक तरीके से प्रॉमिस करता है ए बी से कि मैं ये सम ऑफ अमाउंट इस डेट पे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको रिटर्न करूंगा. तो ये क्या करता है? इशूड बाय लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज जो हैं वही इनको इशू करती हैं. नहीं तो उनकी जो फेस वैल्यू उसी के ऊपर इसको इशू किया जाएगा ना. जिनकी फेस वैल्यू, जिसकी गुडविल कम है, वो इन चीज़ों में नहीं आएंगी. नेक्स्ट, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होता है एज कम्पेयर टू मार्केट रेट्स. और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये एंडोर्समेंट के हेल्प से जो है वो ट्रांसफर होते हैं. यानी ए ने बी को दिया तो बी उसको सी को दे सकता है बाय साइनिंग अप एंडोर्समेंट से. नेक्स्ट, इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 15 डेज से लेके 1 ईयर तक होता है. थर्ड कम्स यार कॉल मनी. कॉल मनी जो है वो इंटर बैंक है. ये ट्रांजैक्शन जो है, एक बैंक जो है उसको अगर अपनी कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने में अगर कुछ पैसे की कमी हो रही है तो वो दूसरे बैंक से पैसा मांग लेता है. ठीक है. तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, रीपेबल ऑन डिमांड है. जब भी डिमांड करेंगे वो बैंक को पैसा वापस
करना पड़ेगा दूसरे बैंक को। मेच्योरिटी पीरियड इसका 1 डे से लेके 15 डेज तक होता है। यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस। अब कॉल मनी is a method by which banks borrow from each other to be able to maintain the cash reserve ratio as per RBI। तो RBI के नॉर्म्स हैं कि उनको कुछ रेशियो जो है टोटल सेविंग्स में से, टोटल डिपॉजिट्स में से कुछ अमाउंट उनको कैश रिजर्व में रखना पड़ेगा। इन केस कोई कस्टमर आ जाए विड्रॉल के लिए तो उनके पास इतना पैसा हो कि वो उसको दे सकें। सो इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल मनी लोन्स, ये जो कॉल मनी लोन्स हैं इसको हम कॉल रेट बोलते हैं। फोर्थ कैटेगरी हमारी है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ये हमारा 91 डेज से लेके 1 ईयर तक होता है, अनसिक्योर्ड है और शॉर्ट टर्म है। लास्ट हमारा आता है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल क्या है? ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ए ने सेल किया बी को गुड्स ऑन क्रेडिट। ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बी और उसके साथ उसने क्या दिया है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी दिया है। बिल ऑफ एक्सचेंज जब बी के पास आया तो उसने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने ये गुड्स जो हैं वो इतने अमाउंट के खरीदे हैं और अभी क्रेडिट पर हैं और इतने टाइम के बाद मैं इसको रिटर्न कर दूंगा अमाउंट को। तो ये एक्सेप्ट हो जाता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर ए को मेच्योरिटी से पहले पैसे की ज़रूरत होगी तो वो बैंक से जाकर डिस्काउंट करा सकता है। तो हमने 5 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट पढ़ लिया। अब ये रेगुलेट होते हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट क्या है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है। लो रिस्क रहता है, ड्यूरेशन 1 ईयर से ज़्यादा रहेगा, हाईली लिक्विड है, लोअर सप्लाई है, हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रहते हैं यहाँ पर। तो हमने 2 तरीके की कैपिटल मार्केट पढ़ी, क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी। तो पहला पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट। यहाँ पे न्यू इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स होता है। ट्रांसफर्स इन्वेस्टेबल फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांसफर होता है ये। फंड्स यूज फॉर सेटिंग अप न्यू एवेन्यूज, कोई प्रोजेक्ट लगाना, एक्सपेंशन करनी है, डाइवर्सिफिकेशन करनी, तो पैसा वहाँ पर काम आता है। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे प्राइमरी मार्केट में पैसा जो है वो रेज होता है? फर्स्ट इज आर ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, यानी कंपनी जो है एक डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस बनाती है, उसमें सारी टर्म्स कंडीशन, सारी फाइनेंशियल सब कुछ लिखा होता है और वो इन्वेस्टर्स के पास जाता है। आईपीओ एफपीओ लॉन्च होता है, वहां से पैसा रेज होगा। सेकेंड कैटेगरी है ऑफर फॉर सेल। इसमें क्या करता है? कंपनी सारा का सारा शेयर कैपिटल जो उसको पब्लिक से शेयर इशू करना है वो एक इशूइंग हाउस को दे देती है। उसको अलॉट करने के बाद इशूइंग हाउस जो है फर्दर उसको इशू करता है टू द इन्वेस्टर्स। ये होता है हमारा ऑफर फॉर सेल। थर्ड कैटेगरी हमारी है प्राइवेट प्लेसमेंट्स। ये सारा का फंड जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दे देना। फोर्थ पॉइंट है हमारा राइट इशू, यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनकी शेयर होल्डिंग के रेशियो में नए शेयर्स दे देना। तो ये हमारा राइट इशू हो गया। फिफ्थ है हमारा EIPO, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारा इनिशियल पब्लिक ऑफर आना। सेकेंड कैटेगरी जो हमने पढ़ी है दैट इज सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर्स या डिबेंचर्स की जो है ट्रेडिंग होती है, बाइंग और सेलिंग। ये 2 इन्वेस्टर्स के बीच में, कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता है यहाँ पे। इससे लिक्विडिटी मेंटेन होती है, यानी कभी भी आप इनकैश करा सकते हैं। शेयर्स को सेल किया, उसके बदले कैश मिल गया। अभी हमेशा प्राइमरी मार्केट के बाद ही आएगा। पहले नए शेयर्स जो हैं वो लिस्ट डाउन होंगे, इन्वेस्टर्स को जाएंगे, उसके बाद उसकी बाइंग एंड सेलिंग 2 इन्वेस्टर्स के बीच में होती है और इट एनकरेजेस न्यू इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। तो प्राइमरी मार्केट न्यू है और न्यू शेयर्स के लिए, सेकेंडरी मार्केट जो है वो एग्जिस्टिंग के लिए। तो इसके डिफरेंस क्या हैं? बेसिकली बहुत सिंपल डिफरेंस है इनका, एग्जाम्स में बहुत बार आ भी चुका है, आ सकता है। तो पहला है हमारा है सिक्योरिटीज। ओनली न्यू सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड और वहां पे है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। प्राइस यहाँ पे मैनेजमेंट डिसाइड करती है प्राइमरी मार्केट के केस में, और वहां पे डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेगी। थर्ड पॉइंट है परचेज एंड सेल। वहां पर जो है सेल होती है किसको? इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली करेगी कंपनी या फिर इंटरमीडिएरीज के थ्रू करेगी प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स खुद ही ओनरशिप को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं।
प्लेस ऑफ मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती और सेकेंडरी मार्केट की एक फिक्स लोकेशन होती है। मीडियम जो है वो ओनली बाइंग है और वहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में जो है वो बाइंग भी होगी और सेलिंग भी होगी। तो ये है हमारे की पॉइंट जहाँ पर डिफरेंस होगा। नेक्स्ट कम्स की स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या है, अ स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट है, is an institution which provides a platform for buying and selling of existing securities। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बेच या खरीद की जाती है, किसकी, शेयर्स की या सिक्योरिटीज की। तो इसके फंक्शंस क्या हैं, बेसिकली प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या फिर हमारी सिक्योरिटीज के लिए। नेक्स्ट प्राइसिंग डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती है। थर्ड सेफ्टी, यानी कि थेफ्ट, फ्रॉडुलेंट एक्ट्स के लिए, फॉर्जरी, इन सब चीज़ों से सेव हो जाता है पर्सन। कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, बेचते हैं शेयर्स को तो प्रॉफिट कमाते हैं, इससे क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। नेक्स्ट कम्स स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। अब हम 4 प्लेयर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले इन टर्म्स को हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टेप्स पर जाएंगे, जो प्रोसीजर है, ट्रेडिंग प्रोसीजर। तो पहला है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या है, इंस्टीट्यूशन दैट होल्ड्स दी सिक्योरिटीज ऑफ एन इन्वेस्टर एंड मेंटेन्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बेसिकली क्या करता है हमारा डिपॉजिटरी, एक बैंक की तरह काम करता है। जैसे बैंक में हमारा पैसा सेफ है, ऐसे ही डिपॉजिटरी के पास हमारे शेयर्स रखे होते हैं, वहां पर सेफ रहते हैं। सेकेंड हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जो कि डीमैट अकाउंट ओपन करता है और उसके पास सारी रिकॉर्ड्स होते हैं। थर्ड हमारा इन्वेस्टर है जो डील करता है शेयर्स में। फोर्थ इशूइंग कंपनी है जो इशू करती है शेयर्स या सिक्योरिटीज। अब बहुत मेन टॉपिक आ रहा है, दैट इज द ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। इसको हमने 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर, सेकेंड प्लेसिंग एन ऑर्डर, थर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर एंड फोर्थ इज आर सेटलमेंट। तो 4 पार्ट्स में हमने इस पूरे प्रोसीजर को, एक लेंदी प्रोसीजर को शॉर्टलिस्ट किया। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हमारा सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। एक इन्वेस्टर है, उसको शेयर्स में डील करना है, वो एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास जाता है या सब ब्रोकर के पास जाएगा। वो सब ब्रोकर या ब्रोकर कौन है, मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, जो उनको एक एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वही शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं और कोई आकर ट्रेड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, वो साइन कराता है ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट और दूसरा डॉक्यूमेंट है हमारा क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके साथ वो कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं इन्वेस्टर को, लाइक एड्रेस प्रूफ, बर्थ डिटेल्स, बैंक डिटेल्स। तो ये वाले सारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए जाएंगे। फिर डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है इन द नेम ऑफ द इन्वेस्टर। अब ये डीमैट अकाउंट ओपन किसके पास होगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास। साथ में बैंक अकाउंट भी ओपन करना होता है, तभी तो जब पैसा देना होगा शेयर्स खरीदने के टाइम पे तो दे पाएंगे, और जब सेल करना होगा तो पैसा जो है वो किस में आएगा, बैंक अकाउंट में ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा प्लेसिंग एन ऑर्डर है। वो क्या कहता है कि इन्वेस्टर को क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी है ब्रोकर को। इंस्ट्रक्शन क्या देनी है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करने हैं, क्या डिटरमिनेंट प्राइस रहेगा। तो ये सारी डिटेल जो है वो इन्वेस्टर को, ब्रोकर को कम्युनिकेट करना है। तो ये कम्युनिकेट करने के बाद ब्रोकर जो है एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इशू करता है टू इन्वेस्टर। उसके बाद ब्रोकर ऑनलाइन जाएगा, अपने मेन स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट करेगा अपने सिस्टम को और फिर शेयर्स को मैच करेगा और बेस्ट प्राइस दे देगा। थर्ड स्टेप आता है इसके बाद हमारा एग्जीक्यूटिंग एन ऑर्डर। अब सब कुछ मैच हो गया, अब शेयर्स को खरीद बेच लिया है हमने, ब्रोकर ने। अब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट होगी किसको, टू द इन्वेस्टर। अब ये सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक हो रही हैं, तो यहाँ पे ब्रोकर जो है वो ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप जो है वो इशू करेगा टू इन्वेस्टर ना। अब 24 घंटे के अंदर अंदर विद इन 24 आवर्स ब्रोकर इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लीगली एनफोर्सिएबल होता है। अगर डिस्प्यूट हो जाए तो कोर्ट ऑफ लॉ में जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो एक प्रूफ माना जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है, उसमें डिटेल्स होती हैं, क्या नंबर ऑफ शेयर्स बाय सेल किए गए हैं, प्राइस क्या है, डेट टाइम क्या है, ब्रोकरेज चार्जेस क्या रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें लिखी होती हैं।
एक यूनिक कोड नंबर लिखा होता है जो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है सारी ट्रांजैक्शन के लिए। जो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है उसके लिए एक यूनिक कोड दिया जाएगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन होता है। नेक्स्ट कम्स द फोर्थ स्टेप, सेटलमेंट। अब क्या करना है कि इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर दी शेयर्स, या फिर उसको कैश देना है या फिर उसे शेयर्स देने हैं। किसको देना है? टू दी ब्रोकर। या तो वो इमीडिएटली दे दे या फिर एक दिन पहले दे दे, जब किससे? जो ब्रोकर को पैसे या फिर शेयर देने हैं। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। एक दिन पहले दे दे या फिर इमीडिएटली दे दे जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो इशू हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या बेसिस फॉलो करते हैं? रोलिंग सेटलमेंट बेसिस फॉलो करते हैं, विच सेज T+2, यानी ट्रेडिंग डे अगर मंडे है तो हमारा +2 करके वेडनेसडे को इसकी पूरी सेटलमेंट हो जाती है। तो अब T+2 यानी वेडनेसडे को क्या होगा? स्टॉक एक्सचेंज या तो शेयर्स डिलीवर करेगा या फिर पेमेंट दे देगा टू दी ब्रोकर। अब इसको हम क्या कहते हैं? पे डे आउट। और जिस दिन हमें वो देने थे, शेयर्स देने थे, इन्वेस्टर को देना था या तो शेयर या फिर कैश, उसको पे इन डे बोलते हैं। और जहां पर स्टॉक एक्सचेंज देता है शेयर्स या फिर पेमेंट देता है टू द ब्रोकर, उसको हम पे आउट डे बोलते हैं। तो विद इन 24 आवर्स ब्रोकर को वो जो पेमेंट है इन्वेस्टर को देनी है, और शेयर्स तो वो इमीडिएटली डीमैट अकाउंट में होता ही तो ट्रांसफर कर लेते हैं। अब डीमैट अकाउंट क्या है? बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स होते हैं। कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करना चाहता है तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होगा, और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ही करेंगे, वहीं पर ही ये डीमैट अकाउंट ओपन होता है। अब इसके बेनिफिट्स भी हैं कुछ कि पेपर वर्क कम हो जाता है, फ्रॉड से बच जाते हैं, थेफ्ट, फोर्जरी, इन सब चीज़ों से बच जाते हैं। हम इक्विटी में भी डील कर सकते हैं, डेट में भी डील कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो डिटेल जो बेनिफिट्स हैं डीमैट के वो मैंने नोट्स में भी मेंशन करें, वहाँ पर भी आप रीड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो सेबी है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मोटा मोटी अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रेगुलेट करती है इस पूरे फाइनेंशियल मार्केट को, यानी इन्वेस्टर का भी ध्यान रखती है और कंपनीज का भी ध्यान रखती है जो शेयर इशू करते हैं। तो क्या है? एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज, इसका पूरा ध्यान रखती है। साथ में इन्वेस्टर एजुकेशन भी या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी। अ स्टैट्यूटरी बॉडी सीक्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन न्यू एंड सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी दोनों ही ध्यान रखते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि पूरे स्टॉक एक्सचेंज को चलाना है, सिक्योरिटीज का ध्यान रखना है, ऑर्डर जो है अच्छे से प्लेस हो, पूरी फंक्शनिंग ध्यान से हो, ट्रेड प्रैक्टिस जो है वो अनफेयर ना हो, कोई गलत तरीके से कोई एक्टिविटी ना हो, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, और जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनको एडुकेट किया जाए टाइमली। तो अब 3 तरीके के फंक्शंस हैं जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज करती है। फर्स्ट हमारा है प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी कि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, इन्वेस्टर एजुकेशन। सेकेंड इज डेवलपमेंट फंक्शन, यहाँ पर इन्वेस्टर्स को एडुकेट किया जाता है, इंटरमीडियरीज को एडुकेट किया जाता है, सेवरल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट कम्स हमारा लास्ट, रेगुलेशन फंक्शन। यहाँ पे हर तरीके का रजिस्ट्रेशन होगा, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, हमारी एजेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इशूइंग हाउसेज हैं, ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, इन सब का रजिस्ट्रेशन जो है वो सेबी में होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। तो आप अब हैंड रिटन नोट्स आएंगे, उनको भी रीड करें, और जो भी कोई डाउट हो तो कमेंट बिलो एंड आई विल एड्रेस योर डाउट्स। So thank you for watching. Keep watching my videos and good luck.